जॉर्जी दिमित्रो। फांसीवादी आक्रमण और फांसीवाद के विरुद्ध मजदूर वर्ग के संघर्ष में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्य। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की 7वीं विश्व कांग्रेस में प्रस्तुत मुख्य रिपोर्ट। साथियों, छठी कांग्रेस 1928 में ही कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने विश्व सर्वहारा वर्ग को चेतावनी दी थी कि एक नया फांसीवादी आक्रमण चल रहा है और इसके खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया था। कांग्रेस ने बताया कि कम या ज्यादा विकसित रूप में फांसीवादी प्रवृत्तियां और फांसीवादी आंदोलन के बीज लगभग हर जगह पाए जाते हैं। बहुत गहरे आर्थिक संकट के विकास के साथ पूंजीवाद के सामान्य संकट के तीव्र होने और मेहनतकश लोगों के व्यापक जनसमूह के क्रांतिकारी होने के साथ फांसीवाद ने व्यापक आक्रमण शुरू कर दिया है। शासक पूंजीपति वर्ग अधिकाधिक फांसीवाद में मुक्ति की तलाश कर रहा है, जिसका उद्देश्य मेहनतकश लोगों के खिलाफ असाधारण हिंसक कदम उठाना, लूट के साम्राज्यवादी युद्ध की तैयारी करना, सोवियत संघ पर हमला करना, चीन को गुलाम बनाना और उसका विभाजन करना, और इन सभी तरीकों से क्रांति को रोकना है। साम्राज्यवादी वर्ग संकट का पूरा बोझ मेहनतकश जनता के कंधों पर डालना चाहता है, इसीलिए उन्हें फांसीवाद की जरूरत है। वे कमजोर देशों को गुलाम बनाकर, औपनिवेशिक उत्पीड़न को तेज करके और युद्ध के माध्यम से दुनिया को नए सिरे से विभाजित करके बाजारों की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्हें फांसीवाद की जरूरत है। वे मजदूरों और किसानों के क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलकर और विश्व सर्वहारा वर्ग के गढ़ सोवियत संघ के खिलाफ सैन्य हमला करके क्रांतिकारी ताकतों के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें फांसीवाद की जरूरत है। अनेक देशों में, विशेष रूप से जर्मनी में, इन साम्राज्यवादी हलकों ने जनता के निर्णायक रूप से क्रांति की ओर मुड़ने से पहले ही सर्वहारा वर्ग को पराजित करने तथा फांसीवादी तानाशाही स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन फांसीवाद की जीत की यह विशेषता है कि यह जीत एक और सर्वहारा वर्ग की कमजोरी को दर्शाती है, जो पूंजीपति वर्ग के साथ वर्ग सहयोग की विघटनकारी सामाजिक जनवादी नीति के कारण अव्यवस्थित और पनगू हो गया है, और दूसरी ओर स्वयं पूंजीपति वर्ग की कमजोरी को भी दर्शाती है, जो मजदूर वर्ग के संयुक्त संघर्ष के साकार होने से डरता है, क्रांति से डरता है, और अब वह बुर्जुआ लोकतंत्र और संसदवाद के पुराने तरीकों से जनता पर अपनी तानाशाही बनाए रखने की स्थिति में नहीं है। फांसीवाद का वर्ग चरित्र। कामरेडों, सत्ता में फांसीवाद को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्यकारी समिति के 13वें पूर्ण अधिवेशन में सही ढंग से वित्तीय पूंजी के सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी, सर्वाधिक अंधराष्ट्रवादी और सर्वाधिक साम्राज्यवादी तत्वों की खुली आतंकवादी तानाशाही के रूप में वर्णित किया गया था। फांसीवाद की सबसे प्रतिक्रियावादी किस्म जर्मन प्रकार का फांसीवाद है। इसमें खुद को राष्ट्रीय समाजवाद कहने की धृष्टता है, हालांकि इसका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है। जर्मन फांसीवाद न केवल बुर्जुआ राष्ट्रवाद है, बल्कि यह शैतानी अंधराष्ट्रवाद है। ये राजनीतिक गुंडागर्दी की एक सरकारी व्यवस्था है, मजदूर वर्ग और किसानों, छोटे पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी तत्वों पर उकसावे और अत्याचार की एक व्यवस्था है। यह मध्ययुगीन बर्बरता और पाशविकता है। यह अन्य राष्ट्रों के संबंध में बेलगाम आक्रामकता है। जर्मन फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रांति के अगुआ के रूप में, साम्राज्यवादी युद्ध के मुख्य भड़काने वाले के रूप में, पूरी दुनिया के मेहनतकश लोगों की महान मातृभूमि सोवियत संघ के खिलाफ धर्मयुद्ध के आरंभकर्ता के रूप में काम कर रहा है। फांसीवाद राज्य सत्ता का एक रूप नहीं है जो दोनों वर्गों, सर्वहारा और पूंजीपति वर्ग से ऊपर है, जैसा कि ओटो बाउर ने कहा है। ये छोटे पूंजीपतियों का विद्रोह नहीं है जिसने राज्य की मशीनरी पर कब्जा कर लिया है, जैसा कि ब्रिटिश समाजवादी ब्रेलसिफोर्ड ने घोषित किया है। नहीं, फांसीवाद वर्ग से ऊपर खड़ी शक्ति नहीं है, न ही छोटे पूंजीपतियों या वित्त पूंजी पर लुम्पेन सर्वहारा वर्ग की सरकार है। फांसीवाद खुद वित्त पूंजी की शक्ति है। यह मजदूर वर्ग और किसानों और बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी हिस्से के खिलाफ आतंकवादी प्रतिशोध का संगठन है। विदेश नीति में फांसीवाद अपने सबसे क्रूर रूप में कट्टरवाद है, जो अन्य राष्ट्रों के प्रति पाशविक घृणा को बढ़ावा देता है। फांसीवाद के असली चरित्र पर विशेष रूप से जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कई देशों में सामाजिक द्वेष की आड़ में फांसीवाद संकट से विस्थापित हुए छोटे पूंजीपतियों के बड़े समूह और यहां तक कि सर्वहारा वर्ग के सबसे पिछड़े तबके के कुछ हिस्सों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहा है। अगर वे इसके असली चरित्र और इसकी सच्ची प्रकृति को समझते तो ये लोग कभी भी फांसीवाद का समर्थन नहीं करते। फांसीवाद का विकास और फांसीवादी तानाशाही स्वयं ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों तथा राष्ट्रीय विशेषताओं और दिए गए देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में अलग अलग रूप धारण करते हैं। कुछ देशों में, मुख्य रूप से उन देशों में जहां फांसीवाद का कोई व्यापक जन आधार नहीं है और जहां फांसीवादी पूंजीपति वर्ग के खेमे के भीतर विभिन्न समूहों का संघर्ष काफी तीव्र है, फांसीवाद तुरंत संसद को समाप्त करने का जोखिम नहीं उठाता है, बल्कि अन्य बुर्जुआ पार्टियों, साथ ही सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियों को थोड़ी बहुत वैधता बनाए रखने की अनुमति देता है।
अन्य देशों में, जहां शासक पूंजीपति वर्ग को क्रांति के शीघ्र भड़कने का डर होता है, फांसीवाद या तो तुरंत या सभी प्रतिद्वंद्वी पार्टियों और समूहों के विरुद्ध अपने आतंक के शासन को तीव्र करके और उनका उत्पीड़न करके अपना अप्रतिबंधित राजनीतिक एकाधिकार स्थापित करता है। ये फांसीवाद को, जब उसकी स्थिति विशेष रूप से तीव्र हो जाती है, अपने आधार का विस्तार करने तथा अपनी वर्ग प्रकृति में परिवर्तन किए बिना खुले आतंकवादी तानाशाही को संसदवाद के एक भद्दे दिखावे के साथ संयोजित करने का प्रयास करने से नहीं रोकता है। फांसीवाद का सत्ता में आना एक बुर्जुआ सरकार द्वारा दूसरी सरकार का आना नहीं है, बल्कि बुर्जुआ वर्ग के वर्ग वर्चस्व के एक राज्य रूप बुर्जुआ लोकतंत्र के स्थान पर दूसरे रूप खुली आतंकवादी तानाशाही का आना है। इस अंतर को नजरअंदाज करना एक गंभीर भूल होगी, एक ऐसी भूल जो क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग को फांसीवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के खतरे के खिलाफ संघर्ष के लिए शहर और देहात के मेहनतकश लोगों के सबसे बड़े तबके को संगठित करने और खुद बुर्जुआ वर्ग के खेमे में मौजूद अंतर्विरोधों का फायदा उठाने से रोक सकती है। लेकिन फांसीवादी तानाशाही की स्थापना के लिए बुर्जुआ वर्ग के उन प्रतिक्रियावादी उपायों के महत्व को कम आंकना भी एक कम गंभीर और खतरनाक भूल है जो इस समय बुर्जुआ लोकतांत्रिक देशों में तेजी से विकसित हो रहे हैं। ऐसे उपाय जो मेहनतकश लोगों की लोकतांत्रिक आजादियों को दबाते हैं, संसद के अधिकारों को गलत साबित करते हैं और कम करते हैं और क्रांतिकारी आंदोलन के दमन को तेज करते हैं। साथियों, फांसीवाद के सत्ता में आने को इतने सरल और सहज रूप में नहीं समझना चाहिए मानो वित्तीय पूंजी की किसी समिति ने किसी निश्चित तिथि को फांसीवादी तानाशाही स्थापित करने का निर्णय ले लिया हो। वास्तव में फांसीवाद आमतौर पर पुरानी बुर्जुआ पार्टियों या इन पार्टियों के एक निश्चित हिस्से के खिलाफ आपसी और कभी कभी भयंकर संघर्ष के दौरान सत्ता में आता है। यहाँ तक कि फांसीवादी खेमे के भीतर भी संघर्ष के दौरान एक ऐसा संघर्ष जो कभी कभी सशस्त्र झड़पों की ओर ले जाता है, जैसा कि हमने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और अन्य देशों के मामले में देखा है। हालांकि ये सब इस तथ्य को कम महत्वपूर्ण नहीं बनाता है कि फांसीवादी तानाशाही की स्थापना से पहले बुर्जुआ सरकारें आमतौर पर कई प्रारंभिक चरणों से गुजरती हैं और कई प्रतिक्रियावादी उपाय अपनाती हैं जो सीधे फांसीवाद के सत्ता में आने में मदद करते हैं। जो कोई भी इन प्रारंभिक चरणों में पूंजीपति वर्ग के प्रतिक्रियावादी कदमों और फांसीवाद के विकास का मुकाबला नहीं करता, वह फांसीवाद की जीत को रोकने की स्थिति में नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत उस जीत को सुगम बनाता है। सामाजिक जनवादी नेताओं ने फांसीवाद की वास्तविक वर्गीय प्रकृति को जनता से छिपाया और उसे अनदेखा किया तथा पूंजीपति वर्ग के बढ़ते प्रतिक्रियावादी कदमों के खिलाफ संघर्ष के लिए उन्हें नहीं बुलाया। वे इस तथ्य के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक जिम्मेदारी लेते हैं कि फांसीवादी हमले के निर्णायक क्षण में जर्मनी और कई अन्य फांसीवादी देशों के मेहनतकश लोगों का एक बड़ा हिस्सा फांसीवाद में वित्तीय पूंजी के सबसे खूनी राक्षस, उनके सबसे क्रूर दुश्मन को पहचानने में विफल रहा, और यह कि ये जनता उसका विरोध करने के लिए तैयार नहीं थी। जनता पर फांसीवाद के प्रभाव का स्रोत क्या है? फांसीवाद जनता को आकर्षित करने में सक्षम है क्योंकि यह उनकी सबसे जरूरी जरूरतों और मांगों को भड़काने वाला है। फांसीवाद न केवल जनता में गहराई से जड़ जमाए हुए पूर्वाग्रहों को भड़काता है, बल्कि जनता की बेहतर भावनाओं, उनके न्याय की भावना और कभी कभी उनकी क्रांतिकारी परंपराओं पर भी हमला करता है। जर्मन फांसीवादी पूंजीपति वर्ग के वे चाटुकार और समाजवाद के प्राणघातक दुश्मन खुद को जनता के सामने समाजवादी क्यों कहते हैं और सत्ता में अपने प्रवेश को क्रांति के रूप में चित्रित करते हैं? क्योंकि वे जर्मनी में काम करने वाले लोगों के दिलों में क्रांति और समाजवाद के प्रति आग्रह में विश्वास का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फांसीवाद चरम साम्राज्यवादियों के हितों में काम करता है, लेकिन ये खुद को एक दुर्व्यवहारग्रस्त राष्ट्र के चैंपियन की आड़ में जनता के सामने पेश करता है और आक्रोशित राष्ट्रीय भावनाओं को अपील करता है, जैसा कि जर्मन फांसीवाद ने किया था जब उसने वर्साय संधि मुर्दाबाद के नारे के साथ निम्न पूंजीपति वर्ग के जनसमूह का समर्थन हासिल किया था। फांसीवाद का लक्ष्य जनता का सबसे बेलगाम शोषण करना है, लेकिन ये सबसे चालाकी से पूंजीवाद विरोधी भड़काऊ भाषणों के साथ उन तक पहुंचता है, जिसमें मेहनतकश लोगों की लूटमार करने वाले पूंजीपतियों, बैंकों, ट्रस्टों और वित्तीय दिग्गजों के प्रति गहरी नफरत का फायदा उठाया जाता है और उन नारों को आगे बढ़ाया जाता है जो उस समय राजनीतिक रूप से अपरिपक्व जनता को सबसे ज्यादा लुभाते हैं। जर्मनी में सामान्य कल्याण व्यक्ति के कल्याण से अधिक है। इटली में हमारा राज्य पूंजीवादी नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट राज्य है। जापान में शोषण रहित जापान के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में धन को साझा करें इत्यादि। फांसीवाद लोगों को सबसे भ्रष्ट और भ्रष्ट तत्वों के हाथों में सौंप देता है, लेकिन उनके सामने एक ईमानदार और भ्रष्टाचार रहित सरकार की मांग लेकर आता है। बुर्जुआ लोकतांत्रिक सरकारों में जनता के गहरे मोहभंग का अनुमान लगाते हुए फांसीवाद पाखंडी तरीके से भ्रष्टाचार की निंदा करता है। ये पूंजीपति वर्ग के सबसे प्रतिक्रियावादी हलकों के हित में है कि फांसीवाद उन निराश जनता को रोके जो पुरानी बुर्जुआ पार्टियों को छोड़ देती हैं।
लेकिन यह इन जनता को बुर्जुआ सरकारों पर अपने हमलों की तीव्रता और पुरानी बुर्जुआ पार्टियों के प्रति अपने असहयोगी रवैये से प्रभावित करता है। अपनी सनक और पाखंड में बुर्जुआ प्रतिक्रिया की सभी अन्य किस्मों को पार करते हुए फासीवाद अपनी तानाशाही को प्रत्येक देश की राष्ट्रीय विशेषताओं के अनुसार और यहाँ तक कि एक ही देश में विभिन्न सामाजिक स्तरों की विशेषताओं के अनुसार ढाल लेता है। और निम्न बुर्जुआ वर्ग का बड़ा हिस्सा और यहाँ तक कि मजदूरों का एक हिस्सा अभाव, बेरोजगारी और अपने अस्तित्व की असुरक्षा से हताश होकर फासीवाद की सामाजिक और अंतर्राष्ट्रवादी तानाशाही का शिकार हो जाता है। फासीवाद सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन पर अशांति की स्थिति में फंसे लोगों के समूह पर हमला करने वाली पार्टी के रूप में सत्ता में आता है। फिर भी यह पूरे राष्ट्र की ओर से और राष्ट्र के उद्धार के लिए पूंजीपति वर्ग के खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में सत्ता में आता है। रोम पर मुसोलिनी के मार्च, वार्सो पर पिलस्टिस्की के मार्च, जर्मनी में हिटलर की राष्ट्रीय समाजवादी क्रांति आदि को याद करें। लेकिन फासीवाद चाहे जो भी मुखौटा धारण करे, चाहे वह जिस भी रूप में खुद को प्रस्तुत करे, चाहे वह जिस भी तरीके से सत्ता में आए, फासीवाद मेहनतकश जनता पर पूंजी द्वारा किया गया सबसे क्रूर हमला है। फासीवाद बेलगाम अंतर्राष्ट्रवाद और हिंसक युद्ध है। फासीवाद उग्र प्रतिक्रिया और प्रतिक्रांति है। फासीवाद मजदूर वर्ग और सभी मेहनतकश लोगों का सबसे खतरनाक दुश्मन है। फासीवादी विजय से जनता को क्या लाभ होगा? फासीवाद ने मजदूरों को उचित मजदूरी देने का वादा किया था, लेकिन वास्तव में इसने उन्हें और भी निम्न दरिद्र जीवन स्तर पर पहुंचा दिया है। इसने बेरोजगारों को काम देने का वादा किया था, लेकिन वास्तव में इसने उन्हें भूखमरी और जबरदस्ती की और भी अधिक पीड़ा पहुंचा दी है। व्यवहार में यह मजदूरों और बेरोजगारों को पूंजीवादी समाज के अधिकारों से वंचित कर देता है, उनके ट्रेड यूनियनों को नष्ट कर देता है, उन्हें हड़ताल करने और अपने मजदूर वर्ग के प्रेस के अधिकार से वंचित कर देता है, उन्हें फासीवादी संगठनों में शामिल होने के लिए मजबूर करता है, उनके सामाजिक बीमा कोष को लूटता है और मिलों और कारखानों को बैरकों में बदल देता है जहां पूंजीपतियों का बेलगाम मनमाना शासन चलता है। फासीवाद ने कामकाजी युवाओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए एक व्यापक राजमार्ग का वादा किया था, लेकिन वास्तव में इसने युवा श्रमिकों की बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी, श्रम शिविरों और विजय युद्ध के लिए लगातार सैन्य अभ्यास को जन्म दिया है। फासीवाद ने कार्यालय कर्मचारियों, छोटे अधिकारियों और बुद्धिजीवियों को अस्तित्व की सुरक्षा की गारंटी देने, ट्रस्टों की सर्वशक्तिमत्ता को नष्ट करने और बैंक पूंजी द्वारा मुनाफाखोरी को खत्म करने का वादा किया था। लेकिन वास्तव में इसने उन्हें कल के बारे में और भी अधिक निराशा और अनिश्चितता की स्थिति में ला दिया है। यह उन्हें अपने अनुयायियों में सबसे अधिक आज्ञाकारी लोगों से बनी एक नई नौकरशाही के अधीन कर रहा है। ये ट्रस्टों की असहनीय तानाशाही स्थापित कर रहा है और अभूतपूर्व सीमा तक भ्रष्टाचार और पतन फैला रहा है। फासीवाद ने बर्बाद और दरिद्र किसानों से वादा किया था कि वह ऋण बंधन को समाप्त करेगा, लगान को समाप्त करेगा और भूमिहीन और बर्बाद किसानों के हित में बिना मुआवजे के भूमि संपदा को जब्त कर लेगा। लेकिन वास्तव में यह मेहनतकश किसानों को ट्रस्टों और फासीवादी राज्यतंत्र की अभूतपूर्व दास्ता की स्थिति में डाल रहा है और बड़े भूस्वामियों, बैंकों और सूदखोरों द्वारा किसानों के विशाल जनसमूह के शोषण को चरम सीमा तक धकेल रहा है। हिटलर ने गंभीरता से घोषणा की, जर्मनी एक किसान देश होगा या बिल्कुल नहीं होगा, और हिटलर के अधीन जर्मनी के किसानों को क्या मिला? 1. जो पहले ही रद्द कर दिया गया है, या किसान संपत्ति के उत्तराधिकार पर कानून, जिसके कारण किसानों के लाखों बेटे बेटियां गांवों से बाहर निकल गए और कंगाल हो गए। खेत मजदूरों को अर्धदासों में बदल दिया गया है, उन्हें स्वतंत्र आवागमन के प्राथमिक अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है। मेहनतकश किसानों को अपने खेतों की उपज को बाजार में बेचने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। और पोलैंड में पोलिश अखबार ज़ास के अनुसार पोलिश किसान ऐसे तरीके और साधन अपनाता है जो शायद सिर्फ मध्य युग में इस्तेमाल किए जाते थे। वह अपने चूल्हे में आग जलाता है और उसे अपने पड़ोसी को उधार देता है। वह माचिस को कई भागों में तोड़ता है। वह दूसरों को गंदा साबुन का पानी उधार देता है। वह नमकीन पानी पाने के लिए हेरिंग के बैरल उबालता है। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में हालात की सच्चाई है, जिसकी सच्चाई कोई भी खुद को समझा सकता है। और कॉमरेड्स, ये बात कम्युनिस्टों ने नहीं लिखी है, बल्कि एक पोलिश प्रतिक्रियावादी अखबार ने लिखी है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। हर दिन फांसीवादी जर्मनी के एकाग्रता शिविरों में, गेस्टापो जर्मन खुफिया पुलिस के तहखानों में, पोलैंड के यातना कक्षों में, बल्गेरियाई और फिनिश खुफिया पुलिस की कोशिकाओं में, बेलग्रेड में, ग्लेवन्याचा में, रोमानिया के सिगुरांजा में और इतालवी द्वीपों पर मजदूर वर्ग के सबसे अच्छे बेटे, क्रांतिकारी किसान, मानव जाति के उज्ज्वल भविष्य के लिए लड़ने वाले विद्रोही यातनाओं और अपमानों के अधीन हो रहे हैं, जिसके सामने ज़ारिस्ट ओखरान का 2 के सबसे घृणित कृत्य फीके हैं।
बदमाश जर्मन फांसीवादी पत्नियों की मौजूदगी में पतियों को बुरी तरह पीटते हैं और मारे गए बेटों की राख को पार्सल पोस्ट द्वारा उनकी माताओं के पास भेजते हैं। नसबंदी को राजनीतिक युद्ध का एक तरीका बना दिया गया है। यातना कक्षों में कैद फांसीवाद विरोधियों को जहर के इंजेक्शन दिए जाते हैं। फांसीवादी स्वस्तिक उनके जीवित शरीर पर अंकित है। मेरे सामने इंटरनेशनल रेड एड क्रांतिकारी लड़ाकों की सहायता के लिए उस समय का अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जर्मनी, पोलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया और यूगोस्लाविया में मारे गए, घायल हुए, गिरफ्तार हुए, अपंग हुए और यातनाएं झेलने वालों की संख्या के बारे में एक सांख्यिकीय सारांश है। अकेले जर्मनी में जब से नेशनल सोशलिस्ट सत्ता में आए हैं, 4200 से अधिक फांसीवाद विरोधी मजदूर, किसान, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट और विपक्षी ईसाई संगठनों के सदस्य मारे गए हैं। 317, 800 गिरफ्तार हुए हैं, 218, 600 घायल हुए हैं और यातनाएं झेली हैं। ऑस्ट्रिया में पिछले साल फरवरी की लड़ाइयों के बाद से ईसाई फांसीवादी सरकार ने 1900 क्रांतिकारी मजदूरों की हत्या की है, 10,000 को अपंग और घायल किया है और 40,000 को गिरफ्तार किया है। और यह सारांश साथियों पूरा नहीं है। कई फांसीवादी देशों में कामगार लोगों को जो यातनाएं दी जा रही हैं, उनके बारे में सोचकर जो आक्रोश हम पर हावी हो रहा है, उसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। हम जो तथ्य और आंकड़े उद्धृत कर रहे हैं, वे कई पूंजीवादी देशों में श्वेत आतंक द्वारा किए गए शोषण और यातनाओं की सच्ची तस्वीर का 100वां हिस्सा भी नहीं दर्शाते हैं और ये शोषण और यातनाएं मजदूर वर्ग के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई हैं। फांसीवाद द्वारा कामगार लोगों पर की गई अनगिनत क्रूरताओं की सही तस्वीर कई खंडों में नहीं दी जा सकती। फांसीवादी हत्यारों के प्रति गहरी भावना और घृणा के साथ हम जर्मनी में जॉन शीफ, फिएटे शुल्ज और लुटगन्स, ऑस्ट्रिया में कोलोमन वालिच और म्यूनिक रेटा, हंगरी में सलाय और फर्स्ट, बल्गेरिया में कोफिटजी, ल्यूटिब्रोडस्की और वोयकोव की अविस्मरणीय स्मृति के समक्ष कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के झंडे झुकाते हैं। उन हजारों कम्युनिस्टों, सामाजिक जनवादियों और गैर पार्टी कार्यकर्ताओं, किसानों और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधियों की स्मृति के समक्ष जिन्होंने फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी। इस मंच से हम जर्मन सर्वहारा वर्ग के नेता और हमारे कांग्रेस के मानद अध्यक्ष कॉमरेड थेलमैन का अभिवादन करते हैं। हम कॉमरेड राकोसी, ग्राम्स्की, एंटिकेनेन का अभिवादन करते हैं। हम टॉम मूनी का अभिवादन करते हैं, जो 18 साल से जेल में सड़ रहे हैं, और पूंजीवाद और फांसीवाद के हजारों अन्य कैदियों का। और हम उनसे कहते हैं, लड़ाई में भाइयों, हथियारों में भाइयों, आप भूले नहीं गए हैं। हम आपके साथ हैं। हम अपने जीवन का हर घंटा, अपने खून की हर बूंद आपकी मुक्ति के लिए और फांसीवाद के शर्मनाक शासन से सभी मेहनतकश लोगों की मुक्ति के लिए देंगे। साथियों, ये लेनिन ही थे जिन्होंने हमें चेतावनी दी थी कि पूंजीपति वर्ग क्रूर आतंक के द्वारा मेहनतकश जनता पर हावी होने में तथा थोड़े समय के लिए क्रांति की बढ़ती ताकतों को रोकने में सफल हो सकता है, लेकिन फिर भी यह उसे उसके विनाश से नहीं बचा पाएगा। जीवन खुद को मुखर करेगा। लेनिन ने लिखा, पूंजीपति वर्ग को पागल होने दो, खुद को उन्माद में डालो, चीजों को अतिरंजित करो, मूर्खता करो, बोल्शेविकों से पहले ही बदला लो और भारत, हंगरी, जर्मनी आदि में कल के बोल्शेविकों में से सैकड़ों, हजारों और लाखों को मारने का प्रयास करो। इस तरह से काम करते हुए पूंजीपति वर्ग वैसा ही काम करता है जैसा इतिहास द्वारा बर्बाद किए गए सभी वर्गों ने किया है। कम्युनिस्टों को पता होना चाहिए कि भविष्य किसी भी तरह से उनका है, इसलिए हम महान क्रांतिकारी संघर्ष में सबसे तीव्र जुनून को पूंजीपति वर्ग की पागल बकवास के सबसे शांत और सबसे शांत मूल्यांकन के साथ जोड़ सकते हैं और करना चाहिए। हाँ, अगर हम और पूरी दुनिया का सर्वहारा वर्ग लेनिन द्वारा बताए गए रास्ते पर दृढ़ता से चले तो पूंजीपति वर्ग हर हाल में नष्ट हो जाएगा। क्या फांसीवाद की विजय अपरिहार्य है? ऐसा क्यों था कि फांसीवाद जीत सकता था और कैसे? फांसीवाद मजदूर वर्ग और मेहनतकश लोगों का सबसे क्रूर दुश्मन है, जो जर्मन लोगों का 9/10वां हिस्सा, ऑस्ट्रियाई लोगों का 9/10वां हिस्सा, अन्य फांसीवादी देशों के लोगों का 9/10वां हिस्सा है। कैसे, किस तरह से ये क्रूर दुश्मन जीत सकता है? फांसीवाद मुख्य रूप से इसलिए सत्ता में आ पाया क्योंकि सामाजिक जनवादी नेताओं द्वारा बुर्जुआ वर्ग के साथ वर्ग सहयोग की नीति के कारण मजदूर वर्ग विभाजित हो गया, पूंजीपति वर्ग के हमले के सामने राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से निहत्था हो गया। दूसरी ओर सामाजिक जनवादियों से अलग और उनके विरोध में कम्युनिस्ट पार्टियां इतनी मजबूत नहीं थीं कि वे जनता को जगा सके और फांसीवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष में उनका नेतृत्व कर सकें। और वास्तव में लाखों सामाजिक जनवादी कार्यकर्ता जो अपने कम्युनिस्ट भाइयों के साथ मिलकर अब फांसीवादी बर्बरता की भयावहता का अनुभव कर रहे हैं, निम्नलिखित पर गंभीरता से विचार करें। यदि 1918 में जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया में क्रांति हुई
तो ऑस्ट्रियाई और जर्मन सर्वहारा वर्ग ने ऑस्ट्रिया में ओटो बाउर, फ्रेडरिक एडलर और कार्ल रेनर और जर्मनी में एबर्ट और शेडेमैन के सामाजिक लोकतांत्रिक नेतृत्व का अनुसरण नहीं किया होता, बल्कि रूसी बोल्शेविकों के मार्ग, लेनिन के मार्ग का अनुसरण किया होता, तो अब ऑस्ट्रिया या जर्मनी, इटली या हंगरी, पोलैंड या बाल्कन में कोई फासीवाद नहीं होता। पूंजीपति वर्ग नहीं, बल्कि मजदूर वर्ग बहुत पहले ही यूरोप की स्थिति का स्वामी बन चुका होता। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रियाई सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी को ही लें। 1918 की क्रांति ने इसे बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इसके हाथों में सत्ता थी, सेना और राज्य तंत्र में इसकी मजबूत स्थिति थी। इन स्थितियों पर भरोसा करके ये फासीवाद को जड़ से खत्म कर सकता था। लेकिन इसने मजदूर वर्ग के एक के बाद एक रुख को बिना किसी प्रतिरोध के त्याग दिया। इसने पूंजीपति वर्ग को अपनी शक्ति मजबूत करने, संविधान को रद्द करने, राज्यतंत्र, सेना और पुलिस बल से सामाजिक लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं को हटाने और मजदूरों से शस्त्रागार छीनने की अनुमति दी। इसने फांसीवादी डाकुओं को सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूरों की हत्या करने की अनुमति दी और हटनबर्ग संधि की शर्तों को स्वीकार किया, जिसने फांसीवादी तत्वों को कारखानों में प्रवेश दिया। उसी समय सामाजिक जनवादी नेताओं ने लिंस कार्यक्रम 4 के साथ मजदूरों को मूर्ख बनाया, जिसमें पूंजीपति वर्ग के खिलाफ सशस्त्र बल का इस्तेमाल करने और सर्वहारा तानाशाही स्थापित करने की वैकल्पिक संभावना थी। उन्हें आश्वासन दिया कि अगर शासक वर्ग मजदूर वर्ग के खिलाफ बल का इस्तेमाल करता है, तो पार्टी आम हड़ताल और सशस्त्र संघर्ष के आह्वान के जरिए जवाब देगी। मानो मजदूर वर्ग पर फांसीवादी हमले की तैयारी की पूरी नीति संवैधानिक रूपों द्वारा छिपाए गए मजदूर वर्ग के खिलाफ हिंसा की एक श्रृंखला नहीं थी। यहाँ तक कि फरवरी की लड़ाइयों की पूर्व संध्या पर और उसके दौरान भी ऑस्ट्रियाई सामाजिक लोकतांत्रिक नेताओं ने वीरतापूर्वक लड़ने वाले शुट्ज़ेबंद 5 को व्यापक जनता से अलग थलग कर दिया और ऑस्ट्रियाई सर्वहारा वर्ग को हार के लिए अभिशप्त कर दिया। क्या जर्मनी में फांसीवाद की जीत अपरिहार्य थी? नहीं, जर्मन मजदूर वर्ग इसे रोक सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक संयुक्त फांसीवाद विरोधी सर्वहारा मोर्चा बनाना होगा और सामाजिक जनवादी नेताओं को कम्युनिस्टों के खिलाफ अपना अभियान बंद करने और फांसीवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के बार बार के प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना होगा। जब फांसीवाद आक्रामक था और बुर्जुआ जनवादी स्वतंत्रताएं पूंजीपति वर्ग द्वारा क्रमशः समाप्त की जा रही थी, तो उसे सामाजिक जनवादियों के मौखिक प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए था, बल्कि एक वास्तविक जन संघर्ष के माध्यम से जवाब देना चाहिए था, जिससे जर्मन पूंजीपति वर्ग की फांसीवादी योजनाओं की पूर्ति और अधिक कठिन हो जाती। उसे ब्राउन और सेवरिन की सरकार द्वारा रेड फ्रंट फाइटर्स के लीग पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी तथा लीग और विचिस्बनर 7 के बीच लड़ाकू संपर्क स्थापित करना चाहिए था, जिसके लगभग 10 लाख सदस्य थे, तथा ब्राउन और सेवरिन को फांसीवादी गिरोहों का प्रतिरोध करने और उन्हें कुचलने के लिए इन दोनों संगठनों को हथियारबंद करने के लिए मजबूर करना चाहिए था। इसने प्रशिया सरकार का नेतृत्व करने वाले सामाजिक जनवादी नेताओं को फांसीवाद के विरुद्ध बचाव के उपाय अपनाने, फांसीवादी नेताओं को गिरफ्तार करने, उनके प्रेस को बंद करने, उनके भौतिक संसाधनों और फांसीवादी आंदोलन को वित्तपोषित करने वाले पूंजीपतियों के संसाधनों को जब्त करने, फांसीवादी संगठनों को भंग करने, उन्हें उनके हथियारों से वंचित करने आदि के लिए बाध्य किया होगा। इसके अलावा उसे सभी प्रकार की सामाजिक सहायता की बहाली और विस्तार सुनिश्चित करना चाहिए था और किसानों के लिए स्थगन और संकट लाभ की शुरुआत करनी चाहिए थी, जो संकट के प्रभाव में बर्बाद हो रहे थे। बैंकों और ट्रस्टों पर कर लगाकर इस तरह से काम करने वाले किसानों का समर्थन जीतना चाहिए था। ये जर्मनी के सामाजिक लोकतांत्रिकों की गलती थी कि ऐसा नहीं किया गया, और यही कारण है कि फांसीवाद जीतने में सक्षम था। क्या यह अपरिहार्य था कि स्पेन में पूंजीपति वर्ग और अभिजात वर्ग की विजय हो, एक ऐसा देश जहां सर्वहारा विद्रोह की ताकतें किसान युद्ध के साथ इतनी लाभप्रद रूप से संयुक्त हैं? क्रांति के पहले दिनों से ही स्पेन के समाजवादी सरकार में थे। क्या उन्होंने कम्युनिस्टों और अराजकतावादियों सहित हर राजनीतिक विचारधारा के मजदूर वर्ग संगठनों के बीच लड़ाकू संपर्क स्थापित किया और क्या उन्होंने मजदूर वर्ग को एक संयुक्त ट्रेड यूनियन संगठन में जोड़ा? क्या उन्होंने किसानों को क्रांति के पक्ष में लाने के लिए जमींदारों, चच और मठों की सभी भूमि जब्त करने की मांग की? क्या उन्होंने कैटेलोनियाई और बास्क लोगों के लिए राष्ट्रीय आत्मनिर्णय और मोरक्को की मुक्ति के लिए लड़ने का प्रयास किया? क्या उन्होंने राजशाही और फांसीवादी तत्वों की सेना को शुद्ध किया और इसे मजदूरों और किसानों के पक्ष में जाने के लिए तैयार किया? क्या उन्होंने लोगों द्वारा घृणा की जाने वाली सिविल गार्ड को भंग कर दिया, जो लोगों के हर आंदोलन का निष्पादक था? क्या उन्होंने गिल रॉबल्स की फांसीवादी पार्टी और कैथोलिक चर्च की ताकत पर हमला किया? नहीं, उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बुर्जुआ जमींदारी प्रतिक्रिया और फांसीवाद के आक्रमण के खिलाफ एकजुट कार्रवाई के लिए कम्युनिस्टों के लगातार प्रस्तावों को खारिज कर दिया। उन्होंने चुनाव कानून पारित किए जिससे प्रतिक्रियावादियों को कोटेस,
संसद में बहुमत हासिल करने में मदद मिली। ऐसे कानून जो लोकप्रिय आंदोलन को दंडित करते हैं, ऐसे कानून जिनके तहत अब ऑस्ट्रेलिया के वीर खनिकों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। उनके पास ऐसे किसान थे जो जमीन के लिए लड़ रहे थे और उन्हें सिविल गार्ड ने गोली मार दी वगैरह। ये वह तरीका है जिससे समाजवादी जनवादियों ने मजदूर वर्ग को अव्यवस्थित और विभाजित करके जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्पेन में फांसीवाद के लिए सत्ता का रास्ता साफ किया। साथियों, फांसीवाद को सत्ता इसलिए भी मिली क्योंकि सर्वहारा वर्ग अपने स्वाभाविक सहयोगियों से अलग थलग पड़ गया। फांसीवाद को सत्ता इसलिए मिली क्योंकि वह किसानों के बड़े समूह को अपने पक्ष में करने में सफल रहा, क्योंकि मजदूर वर्ग के नाम पर सामाजिक जनवादियों ने वास्तव में किसान विरोधी नीति अपनाई। किसान ने सत्ता में कई सामाजिक जनवादी सरकारें देखीं जो उसकी नज़र में मजदूर वर्ग की शक्ति का प्रतीक थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी किसानों की कमी को खत्म नहीं किया, उनमें से किसी ने भी किसानों को जमीन नहीं दी। जर्मनी में सामाजिक जनवादियों ने जमींदारों को नहीं छुआ, उन्होंने खेत मजदूरों की हड़तालों का मुकाबला किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिटलर के सत्ता में आने से बहुत पहले ही जर्मनी के खेत मजदूर सुधारवादी ट्रेड यूनियनों को छोड़कर चले गए और ज्यादातर मामलों में स्टालहेल्म और नेशनल सोशलिस्टों के पास चले गए। फांसीवाद ने इसलिए भी सत्ता हासिल की क्योंकि वह युवाओं की कतारों में पैठ बनाने में सक्षम था, जबकि सामाजिक जनवादियों ने मजदूर वर्ग के युवाओं को वर्ग संघर्ष से अलग कर दिया, जबकि क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग ने युवाओं के बीच आवश्यक शैक्षिकी कार्य विकसित नहीं किया और अपने विशिष्ट हितों और मांगों के लिए संघर्ष पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। फांसीवाद ने युवाओं की उग्रवादी गतिविधि की बहुत तीव्र आवश्यकता को समझा और युवाओं के एक बड़े हिस्से को अपनी लड़ाकू टुकड़ियों में शामिल कर लिया। युवा पुरुषों और महिलाओं की नई पीढ़ी ने युद्ध की भयावहता का अनुभव नहीं किया है। उन्होंने आर्थिक संकट, बेरोजगारी और बुर्जुआ लोकतंत्र के विघटन का पूरा भार महसूस किया है। लेकिन भविष्य के लिए कोई संभावना न देखकर युवाओं का एक बड़ा हिस्सा फांसीवादी भड़काऊ बातों के प्रति विशेष रूप से ग्रहणशील साबित हुआ, जिसने उन्हें फांसीवाद के सफल होने पर एक आकर्षक भविष्य का चित्रण किया। इस संबंध में हम कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा की गई अनेक गलतियों का उल्लेख करने से नहीं बच सकते, जिन गलतियों ने फांसीवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में बाधा उत्पन्न की। हमारे बीच फांसीवादी खतरे को बहुत कम करके आंका गया, एक ऐसी प्रवृत्ति जिस पर आज तक हर जगह काबू नहीं पाया जा सका है। इसका एक उदाहरण हमारी पार्टियों में पहले की राय है कि जर्मनी इटली नहीं है, जिसका अर्थ है कि इटली में फांसीवाद सफल हो सकता है, लेकिन जर्मनी में इसकी सफलता का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इटली औद्योगिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक विकसित देश है, जिसमें मजदूर वर्ग के आंदोलन की 40 साल पुरानी परंपराएं हैं, जिसमें फांसीवाद असंभव था। या आजकल जिस तरह की राय देखने को मिलती है वह ये है कि क्लासिकल बुर्जुआ लोकतंत्र वाले देशों में फांसीवाद के लिए जमीन मौजूद नहीं है। ऐसी राय ने फांसीवादी खतरे के प्रति सतर्कता को कम करने और फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष में सर्वहारा वर्ग को संगठित करने को और अधिक कठिन बनाने का काम किया है और कर सकती है। हम ऐसे कई उदाहरण भी दे सकते हैं जब कम्युनिस्टों को फांसीवादी तख्तापलट से अचंभित होना पड़ा। बल्गेरिया को याद करें, जहां हमारी पार्टी के नेतृत्व ने 9 जून 1923 के तख्तापलट के संबंध में एक तटस्थ लेकिन वास्तव में अवसरवादी रुख अपनाया। पोलैंड, जहां मई 1926 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व ने पोलिश क्रांति की प्रेरक शक्तियों का गलत आकलन करते हुए पिल्सुड्स्की के तख्तापलट की फांसीवादी प्रकृति को नहीं समझा और घटनाओं के पीछे पीछे रह गया। फिनलैंड, जहां हमारी पार्टी ने खुद को धीमे और क्रमिक फांसीवाद की एक झूठी अवधारणा पर आधारित किया और पूंजीपति वर्ग के अग्रणी समूह द्वारा तैयार किए जा रहे फांसीवादी तख्तापलट को नजरअंदाज कर दिया, जिसने पार्टी और मजदूर वर्ग को अचंभित कर दिया। जब जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद एक खतरनाक जनांदोलन बन चुका था, तब ऐसे कॉमरेड थे जो ब्रुइनिंग सरकार को पहले से ही एक फांसीवादी तानाशाही सरकार मानते थे और जो शेखी बघारते हुए कहते थे, यदि हिटलर का तीसरा रह कभी अस्तित्व में आता है तो वह 6 फुट जमीन के नीचे होगा और उसके ऊपर मजदूरों की विजयी शक्ति होगी। जर्मनी में हमारे साथी लंबे समय तक घायल राष्ट्रीय भावनाओं और वर्साय संधि के खिलाफ जनता के आक्रोश को पूरी तरह से समझने में विफल रहे। उन्होंने किसानों और छोटे पूंजीपतियों की झिझक को बहुत कम महत्व दिया। वे सामाजिक और राष्ट्रीय मुक्ति के अपने कार्यक्रम को तैयार करने में देर कर गए और जब उन्होंने इसे आगे बढ़ाया तो वे इसे ठोस मांगों और जनता के स्तर के अनुकूल बनाने में असमर्थ रहे। वे इसे व्यापक रूप से जनता के बीच लोकप्रिय बनाने में भी असमर्थ रहे। अनेक देशों में फांसीवाद के विरुद्ध जन संघर्ष के आवश्यक विकास की जगह सामान्य रूप से फांसीवाद की प्रकृति पर बंजर बहसों ने ले ली तथा पार्टी के तात्कालिक राजनीतिक कार्यों के निर्माण और समाधान में संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टिकोण ने ले ली। साथियों, हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम अतीत को खंगालना चाहते हैं, बल्कि इसलिए भी कह रहे हैं कि हम मजदूर वर्ग की हार के लिए समाजवादी डेमोक्रेट्स की ऐतिहासिक जिम्मेदारी की ओर इशारा कर रहे हैं।
और इसलिए भी कह रहे हैं कि हम फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी गलतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। हम जीवित वास्तविकता से कटे हुए इतिहासकार नहीं हैं। हम मजदूर वर्ग के सक्रिय योद्धा, लाखों मजदूरों को परेशान करने वाले सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य हैं। क्या फांसीवाद की जीत को रोका जा सकता है, और कैसे? और हम इन लाखों मजदूरों को जवाब देते हैं, हाँ साथियों, फांसीवाद की राह को रोका जा सकता है। ये बिल्कुल संभव है। ये हम पर निर्भर करता है, मजदूरों, किसानों और सभी मेहनतकश लोगों पर। फांसीवाद की जीत को रोका जा सकता है या नहीं, ये सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मजदूर वर्ग की खुद की जुझारू गतिविधि पर निर्भर करता है। इस बात पर कि क्या इसकी ताकतों को पूंजीवाद और फांसीवाद के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक एकल जुझारू सेना में एकीकृत किया जाता है। अपनी लड़ाकू एकता स्थापित करके सर्वहारा वर्ग किसानों, शहरी छोटे पूंजीपतियों, युवाओं और बुद्धिजीवियों पर फांसीवाद के प्रभाव को पनडुब्बी बना देगा और उनमें से एक हिस्से को बेअसर करने और दूसरे हिस्से को अपने पक्ष में करने में सक्षम होगा। दूसरा, यह एक मजबूत क्रांतिकारी पार्टी के अस्तित्व पर निर्भर करता है, जो फांसीवाद के खिलाफ मेहनतकश लोगों के संघर्ष का सही ढंग से नेतृत्व कर सके। एक पार्टी जो व्यवस्थित रूप से मजदूरों को फांसीवाद के सामने पीछे हटने के लिए कहती है और फांसीवादी पूंजीपति वर्ग को अपनी स्थिति मजबूत करने की अनुमति देती है, वह मजदूरों को पराजय की ओर ले जाने के लिए अभिशप्त है। तीसरा, ये किसानों और शहरों के निम्न बुर्जुआ जनसमूह के प्रति मजदूर वर्ग की सही नीति पर निर्भर करता है। इन जनसमूहों को वैसे ही लिया जाना चाहिए जैसे वे हैं, न कि जैसा हम उन्हें चाहते हैं। संघर्ष की प्रक्रिया में ही वे अपने संदेह और झिझक पर विजय प्राप्त करेंगे। अपने अपरिहार्य झिझक के प्रति धैर्यपूर्ण रवैये से ही, सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक मदद से ही वे क्रांतिकारी चेतना और गतिविधि के उच्च स्तर तक उठ पाएंगे। चौथा, ये क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की सतर्कता और समय पर कार्रवाई पर निर्भर करता है। सर्वहारा वर्ग को फांसीवाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसे पहल फांसीवाद के सामने नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि उसे अपनी ताकत जुटाने से पहले ही उस पर निर्णायक प्रहार करने चाहिए। उसे फांसीवाद को अपनी स्थिति मजबूत करने नहीं देनी चाहिए। उसे फांसीवाद को जहां भी और जब भी सिर उठाना हो, उसे पीछे हटाना चाहिए। उसे फांसीवाद को नई स्थिति हासिल करने नहीं देना चाहिए। यही वह है जो फ्रांसीसी सर्वहारा वर्ग सफलतापूर्वक करने की कोशिश कर रहा है। फांसीवाद के विकास और सत्ता में उसके प्रवेश को रोकने के लिए ये मुख्य स्थितियां हैं। फांसीवाद एक क्रूर लेकिन अस्थिर शक्ति। पूंजीपति वर्ग की फांसीवादी तानाशाही एक क्रूर शक्ति है, लेकिन अस्थिर है। फांसीवादी तानाशाही की अस्थिरता के मुख्य कारण क्या हैं? फांसीवाद बुर्जुआ खेमे के भीतर मतभेदों और विरोधों को दूर करने का बीड़ा उठाता है, लेकिन यह इन विरोधों को और भी तीव्र बना देता है। फांसीवाद अन्य राजनीतिक दलों को हिंसक तरीके से नष्ट करके अपना राजनीतिक एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था का अस्तित्व, विभिन्न वर्गों का अस्तित्व और वर्ग विरोधाभासों का बढ़ना अनिवार्य रूप से फांसीवाद के राजनीतिक एकाधिकार को कमजोर करने और विस्फोट करने की ओर जाता है। एक फांसीवादी देश में फांसीवादियों की पार्टी खुद को वर्गों और वर्ग विरोधाभासों को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकती। ये बुर्जुआ पार्टियों के कानूनी अस्तित्व को समाप्त कर देती है, लेकिन उनमें से कई अवैध अस्तित्व को बनाए रखना जारी रखती हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी अवैधता की स्थिति में भी प्रगति करना जारी रखती है, दृढ़ और संयमित बनती है और फांसीवादी तानाशाही के खिलाफ सर्वहारा वर्ग के संघर्ष का नेतृत्व करती है। इसलिए वर्ग विरोधाभासों के प्रहार के तहत फांसीवाद का राजनीतिक एकाधिकार विस्फोटित होना तय है। फांसीवादी तानाशाही की अस्थिरता का एक अन्य कारण यह है कि फांसीवाद की पूंजीवाद विरोधी भड़काऊ नीति और एकाधिकारवादी पूंजीपति वर्ग को सर्वाधिक लुटेरे अंदाज में समृद्ध करने की नीति के बीच का अंतर फांसीवाद की वर्ग प्रकृति को उजागर करना आसान बनाता है और इसके जन आधार को हिलाकर रख देता है तथा उसे संकीर्ण बना देता है। इसके अलावा फांसीवाद की जीत जनता की गहरी नफरत और आक्रोश को जगाती है, उन्हें क्रांतिकारी बनाने में मदद करती है और फांसीवाद के खिलाफ सर्वहारा वर्ग के संयुक्त मोर्चे के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा प्रदान करती है। आर्थिक राष्ट्रवाद, स्वायत्ता की नीति अपनाकर तथा युद्ध की तैयारी के लिए राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा हड़पकर फांसीवाद देश के समूचे आर्थिक जीवन को कमजोर करता है तथा पूंजीवादी राज्यों के बीच आर्थिक युद्ध को बढ़ाता है। पूंजीपति वर्ग के बीच होने वाले संघर्षों को ये तीखी तथा कभी कभी खूनी टकरावों का रूप दे देता है, जो लोगों की नजरों में फांसीवादी राज्य सत्ता की स्थिरता को कमजोर करता है। एक सरकार जो अपने ही अनुयायियों की हत्या करती है, जैसा कि पिछले वर्ष 30 जून 8 को जर्मनी में हुआ, एक फांसीवादी सरकार जिसके खिलाफ फांसीवादी पूंजीपति वर्ग का एक अन्य हिस्सा सशस्त्र संघर्ष कर रहा है,
ऑस्ट्रिया में राष्ट्रीय समाजवादी विद्रोह तथा पोलैंड, बल्गेरिया, फिनलैंड तथा अन्य देशों में फांसीवादी सरकार पर व्यक्तिगत फांसीवादी समूहों द्वारा हिंसक हमले। इस प्रकार की सरकार लंबे समय तक निम्न पूंजीपति वर्ग के व्यापक जनसमूह की नजरों में अपना प्रभुत्व बनाए नहीं रख सकती। मजदूर वर्ग को बुर्जुआ खेमे के भीतर के विरोधों और संघर्षों का फायदा उठाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उसे यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि फांसीवाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। फांसीवाद अपने आप ढह नहीं जाएगा। केवल मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी गतिविधि ही बुर्जुआ खेमे के भीतर अनिवार्य रूप से उठने वाले संघर्षों का फायदा उठाने में मदद कर सकती है, ताकि फांसीवादी तानाशाही को कमजोर किया जा सके और उसे उखाड़ फेंका जा सके। बुर्जुआ लोकतंत्र के अवशेषों को नष्ट करके सरकार की व्यवस्था में खुली हिंसा को बढ़ावा देकर फांसीवाद लोकतांत्रिक भ्रम को हिला देता है और मेहनतकश लोगों की नज़र में कानून के अधिकार को कमजोर कर देता है। ये ऑस्ट्रिया और स्पेन जैसे देशों में विशेष रूप से सच है, जहां मजदूरों ने फांसीवाद के खिलाफ हथियार उठाए हैं। ऑस्ट्रिया में स्विट्जरलैंड और कम्युनिस्टों के वीर संघर्ष ने अपनी हार के बावजूद फांसीवादी तानाशाही की स्थिरता को शुरू से ही हिला दिया। स्पेन में पूंजीपति वर्ग मेहनतकश लोगों पर फांसीवादी लगाम लगाने में सफल नहीं हुआ। ऑस्ट्रिया और स्पेन में सशस्त्र संघर्षों के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग के व्यापक जनसमूह को क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष की आवश्यकता का एहसास हुआ है। केवल ऐसे राक्षसी धूर्त पूंजीपति वर्ग के ऐसे चाटुकार जैसे कि द्वितीय इंटरनेशनल के सेवानिवृत्त सिद्धांतकार कार्ल काउत्स्की ही मजदूरों पर यह आरोप लगाने में सक्षम है कि उन्हें ऑस्ट्रिया और स्पेन में हथियार नहीं उठाने चाहिए थे। यदि इन देशों के मजदूर वर्ग का मार्गदर्शन काउत्स्की की विश्वासघाती सलाहों द्वारा किया जाता तो आज ऑस्ट्रिया और स्पेन में मजदूर वर्ग का आंदोलन कैसा होता। मजदूर वर्ग अपने रैंकों में गहरी निराशा का अनुभव कर रहा होता। लेनिन कहते हैं कि गृहयुद्ध का स्कूल लोगों को प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ता। यह एक कठोर स्कूल है और इसके पूरे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से प्रतिक्रांति की जीत, क्रोधित प्रतिक्रियावादियों की व्यभिचारिता, पुरानी सरकारों द्वारा विद्रोहियों को दी जाने वाली बर्बर सजाएं आदि शामिल हैं। लेकिन केवल नितांत पांडित्यपूर्ण और मानसिक रूप से क्षीण मम्मी ही इस तथ्य पर दुखी हो सकते हैं कि राष्ट्र इस दर्दनाक स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। ये स्कूल उत्पीड़ित वर्गों को सिखाता है कि गृहयुद्ध कैसे चलाया जाए। ये सिखाता है कि विजयी क्रांति कैसे लाई जाए। ये वर्तमान गुलामों के जनसमूह में उस घृणा को केंद्रित करता है जो हमेशा दलित, सुस्त, अज्ञानी गुलामों द्वारा पोषित की जाती है, और जो उन गुलामों को, जो अपनी गुलामी की शर्म के प्रति सचेत हो गए हैं, महानतम ऐतिहासिक कारनामों की ओर ले जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, जर्मनी में फांसीवाद की विजय के बाद फांसीवादी आक्रमण की एक नई लहर आई, जिसके कारण ऑस्ट्रिया में डॉल्फस द्वारा उकसावे की कार्रवाई की गई। स्पेन में जनता की क्रांतिकारी विजय पर प्रतिक्रांति के नए हमले किए गए। पोलैंड में संविधान में फांसीवादी सुधार किए गए, जबकि फ्रांस में इसने फांसीवादियों की सशस्त्र टुकड़ियों को फरवरी 1934 में तख्तापलट का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस जीत और फांसीवादी तानाशाही के उन्माद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फांसीवाद के खिलाफ एक संयुक्त सर्वहारा मोर्चे के लिए एक प्रति आंदोलन का आह्वान किया। रेहस्टाग का जलना, जो मजदूर वर्ग पर फांसीवाद के आम हमले का संकेत था, ट्रेड यूनियनों और अन्य मजदूर वर्ग संगठनों पर कब्जा और लूटपाट, फांसीवादी बैरकों और एकाग्रता शिविरों की तिजोरियों से उठती यातनाग्रस्त फांसीवाद विरोधियों की कराहें जनता को स्पष्ट कर रही हैं कि जर्मन सामाजिक लोकतांत्रिक नेताओं द्वारा निभाई गई प्रतिक्रियावादी, विघटनकारी भूमिका का क्या परिणाम हुआ है, जिन्होंने कम्युनिस्टों द्वारा आगे बढ़ते फांसीवाद के खिलाफ संयुक्त संघर्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ये चीजें जनता को फांसीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए मजदूर वर्ग की सभी ताकतों को एकजुट करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त कर रही हैं। हिटलर की जीत ने फ्रांस में फांसीवाद के खिलाफ मजदूर वर्ग के संयुक्त मोर्चे के निर्माण के लिए निर्णायक प्रेरणा भी प्रदान की। हिटलर की जीत ने न केवल मजदूरों में जर्मन मजदूरों के भाग्य का डर पैदा किया, न केवल अपने जर्मन वर्ग भाइयों के जल्लादों के लिए घृणा पैदा की, बल्कि उनमें ये दृढ़ संकल्प भी मजबूत किया कि किसी भी परिस्थिति में वे अपने देश में वह सब नहीं होने देंगे जो जर्मनी में मजदूर वर्ग के साथ हुआ। सभी पूंजीवादी देशों में संयुक्त मोर्चे के प्रति प्रबल इच्छा ये दर्शाती है कि पराजय के सबक व्यर्थ नहीं गए हैं। मजदूर वर्ग नए तरीके से काम करना शुरू कर रहा है। संयुक्त मोर्चे के संगठन में कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा दिखाई गई पहल और फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष में कम्युनिस्टों, क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा दिखाए गए सर्वोच्च आत्मा बलिदान के परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। साथ ही दूसरा इंटरनेशनल एक गहरे संकट से गुजर रहा है, एक ऐसा संकट जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है और जर्मन सामाजिक लोकतंत्र के दिवालियापन के बाद से विशेष रूप से बढ़ गया है। सामाजिक लोकतांत्रिक कार्यकर्ता अधिक से अधिक आसानी से खुद को ये समझाने में सक्षम है कि फांसीवादी जर्मनी अपनी सभी भयावहताओं और बर्बरताओं के साथ अंततः पूंजीपति वर्ग के साथ वर्ग सहयोग की सामाजिक लोकतांत्रिक नीति का परिणाम है।
ये जनसमूह अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से यह समझने लगे हैं कि जिस रास्ते पर जर्मन सामाजिक लोकतांत्रिक नेताओं ने सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व किया था, उस पर फिर से चलना नहीं चाहिए। द्वितीय इंटरनेशनल के खेमे में इस समय जितना वैचारिक मतभेद है, उतना पहले कभी नहीं रहा। सभी सामाजिक जनवादी पार्टियों में विभेदीकरण की प्रक्रिया चल रही है। उनके भीतर दो मुख्य खेमे बन रहे हैं, प्रतिक्रियावादी तत्वों के मौजूदा खेमे के साथ साथ जो हर तरह से सामाजिक जनवादियों और पूंजीपतियों के बीच गुट को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कम्युनिस्टों के साथ संयुक्त मोर्चे को पूरी तरह से खारिज करते हैं। क्रांतिकारी तत्वों का एक खेमा उभरने लगा है, जो पूंजीपतियों के साथ वर्ग सहयोग की नीति की शुद्धता के बारे में संदेह रखते हैं, जो कम्युनिस्टों के साथ संयुक्त मोर्चे के निर्माण के पक्ष में हैं, और जो तेजी से क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष की स्थिति को अपनाने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार फासीवाद, जो पूंजीवादी व्यवस्था के पतन के परिणामस्वरूप प्रकट हुआ, अंततः इसके और अधिक विघटन में एक कारक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार फासीवाद, जिसने मार्क्सवाद, मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन को दफनाने का बीड़ा उठाया है, जीवन की द्वंद्वात्मकता और वर्ग संघर्ष के परिणामस्वरूप स्वयं उन शक्तियों के आगे विकास की ओर अग्रसर है जो इसकी कब्र खोदने वाले, पूंजीवाद की कब्र खोदने वाले के रूप में काम करने के लिए बाध्य हैं।